Dear students, welcome again in the class of Law of Torts. In our last lecture, we discussed about the topic nature and definition of tort. अपकृत्य की प्रकृति तथा परिभाषा को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें टॉर्ट के मीनिंग, डिफिनीशन, एसेंशियल एलिमेंट्स, इंजूरिया साइन डैमनो एंड डैमनम साइन इंजूरिया को डिस्कस किया गया था। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम सबसे पहले नेचर ऑफ टॉर्ट को चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग यहाँ नोट कर सकते हैं, नेचर ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य की प्रकृति। अपकृत्य की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ टॉर्ट? इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ पॉइंट्स को एक साथ विचार करके ही निर्धारित कर सकते हैं। पहला पॉइंट होगा इट इज ए रॉन्ग, यह एक दोष या अपकार है। दूसरा पॉइंट होगा इट इज ए लीगल रॉन्ग, यह एक विधिक दोष है। तीसरा पॉइंट है इट इज ए सिविल रॉन्ग, यह एक सिविल दोष है। एंड लास्ट पॉइंट है इट्स रेमेडी इज एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेज, जिसके लिए उपचार अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही है। ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको शुरू में हमने एक चार्ट बनवाया था, जिसको यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर रॉन्ग है, दोष है, उसके बाद उसे 2 भागों में बांटा गया है, लीगल रॉन्ग एंड मोरल रॉन्ग। और लीगल रॉन्ग भी 2 प्रकार का होता है, पब्लिक रॉन्ग एंड सिविल रॉन्ग या प्राइवेट रॉन्ग। तो इसके आधार पर हम इसके नेचर को, इसके प्रकृति को जानेंगे। तो जब तक किसी सब्जेक्ट का पूरा स्टडी नहीं किया जाता है, तब तक उस सब्जेक्ट के नेचर को डिटरमिन करना कठिन है। जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि टॉर्ट इज ए रॉन्ग, अपकृत्य एक दोष है, यानी यह किसी के इंटरेस्ट पर, किसी के हित पर अटैक है, आक्रमण है। यहां क्वेश्चन राइज होता है कि क्या प्रत्येक इंटरेस्ट पर अटैक रॉन्ग होगा या नहीं, यानी किसी के हित पर किसी प्रकार का आक्रमण किया जाता है तो क्या वह टॉर्ट होगा या नहीं। इसका आंसर यह है कि इंटरेस्ट दैट इज एथराइज्ड बाय लॉ, इंटरेस्ट दैट इज एथराइज्ड बाय लॉ, यानी वे हित जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, उसके इन्फ्रिंजमेंट करने पर टॉर्ट राइज होता है। प्रत्येक रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते हैं, केवल वे ही रॉन्ग टॉर्ट होते हैं वेयर द राइट्स आर एथराइज्ड बाय लॉ, जहां अधिकार विधि द्वारा प्राधिकृत होते हैं। वेयर द इंटरेस्ट एथराइज्ड बाय लॉ हैज बिकम इन्फ्रिंजमेंट, जहां विधि द्वारा प्राधिकृत हित पर अतिक्रमण हुआ हो, जहां लीगल डैमेज हुई हो, वहीं लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट एराइज होगा, यानी वहीं अपकृत्य का दायित्व उत्पन्न होगा। इसलिए प्रत्येक रॉन्ग टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, केवल वही रॉन्ग टॉर्ट होंगे जो एथराइज बाय लॉ, यानी विधि द्वारा प्राधिकृत हो या रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सभी इंजरी टॉर्ट की कैटेगरी में आते हैं? क्या सभी क्षतियां अपकृत्य की श्रेणी में आते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि केवल वे ही एथराइज्ड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त इंजरी होंगे जो सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं, सारे नहीं होंगे।
वही होंगे जो एथराइज बाय लॉ इंजरी होंगे जो सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं, अर्थात पब्लिक रॉन्ग टॉर्ट नहीं होगा। किसी रॉन्ग का टॉर्ट होने के लिए उसे सिविल रिकॉग्नाइज रॉन्ग होना चाहिए। किसी रॉन्ग को टॉर्ट होने के लिए, किसी दोष को अपकृत होने के लिए उसे सिविल मान्यता प्राप्त दोष होना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब है कि वह सिविल रॉन्ग होना चाहिए। दूसरी तरफ मात्र सिविल रॉन्ग होने के कारण ही कोई रॉन्ग टॉर्ट नहीं होगा जब तक कि उसके लिए डैमेजेज का प्रोविजन अनलिक्विडेटेड डैमेजेज न हो, अर्थात वही सिविल इंजरी टॉर्ट की कैटेगरी में आएगा जिसके लिए कॉमन लॉ के अंतर्गत अनलिक्विडेटेड डैमेजेज का प्रोविजन हो। इसे बचे हुए प्रोसीजर द्वारा निश्चित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि सिविल रॉन्ग माइनस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माइनस इक्विटेबल ऑब्लिगेशन इक्वल टू टॉर्ट। इस प्रकार टॉर्ट केवल वही बचा हुआ रॉन्ग माना जाएगा जो कि सिविल रॉन्ग में से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन को निकाल देने के बाद बचता है, तो वह अपकृत्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति किसी के बॉडी पर 5 रुपए का कॉइन फेंकता है, 5 रुपए का सिक्का फेंकता है, तो वह अपकृत्य होगा, वह टॉर्ट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चाहे कॉइन हो या स्टोन हो। व्यक्ति के शरीर रखने के अधिकार यानी राइट्स ऑफ बॉडीली सेफ्टी में इंटरफियर हुआ तो वह टॉर्ट होगा। इसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का प्रावधान होता है। टॉर्ट के नेचर से यह क्लियर है कि टॉर्ट इंजरी है एंड इंजरी लीगली रिकॉग्नाइज्ड होता है, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। यहां एक महत्वपूर्ण केस भी देख सकते हैं, एसबी वर्सेज व्हाइट, जिसको पिछले लेक्चर में हमने देखा भी था। इस केस में चीफ जस्टिस होल्ट ने यह कहा था कि टॉर्ट होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि एक्चुअल डैमेज या लॉस हो, यानी वास्तविक क्षति हो, यह आवश्यक नहीं है। मात्र लीगल डैमेज, मात्र विधिक क्षति सफिशिएंट है। जस्टिस होल्ट ने यह एग्जाम्पल दिया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कान पकड़ लेता है तो उसके कान पकड़ने से यह संभव है कि कोई एक्चुअल लॉस न हो, यानी किसी व्यक्ति का आप केवल कान छूते हैं या पकड़ते हैं तो वास्तव में कोई उसको एक्चुअल लॉस नहीं होता। तो जस्टिस होल्ट ने कहा कि परंतु लीगल डैमेज होता है, विधिक क्षति होती है, इसलिए व्यक्ति डैमेजेज के लिए क्लेम कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इंजरी के लिए इसेंशियल नहीं है कि पार्टी को एक्चुअल डैमेज हुई हो, केवल लीगल डैमेज होना आवश्यक है। इसी प्रकार मॉर्निंग में किसी के लैंड पर चले जाना, यह टॉर्ट है, यह अपने आप में एक्शनेबल टॉर्ट है, अनुयोज्य अपकृत्य है। इन्हीं एग्जाम्पल से इंस्पायर्ड होकर जस्टिस भगवती ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व का प्रिंसिपल एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ले डाउन किया था और कहा था कि ह्यूमन का माइंड, मनुष्य का दिमाग इतना फर्टाइल होता है, यानी उर्वरा होता है, यानी तेज होता है कि वह कितने प्रकार से टॉर्ट कर सकता है यह फिक्स नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के राइट में अनएथराइज्ड तरीके से इंटरफियर करता है,
तो वह इसके लिए लायबल ठहराया जाएगा। यानी जस्टिस प्रकौती ने कहा कि मनुष्य का दिमाग इतना तेज होता है कि वह कितने प्रकार से कोई रॉन्गफुल एक्ट करेगा यह पहले से हम तय नहीं कर सकते। तो अगर उसके राइट में इंटरफियरेंस होता है तो वहां लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। अगला केस यहां नोट कर सकते हैं, हेडले बायर्न एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेज हेलर एंड पार्टनर्स कंपनी लिमिटेड, 1964 का केस है। इस केस में लॉर्ड जस्टिस रीड ने, READ रीड ने अपना व्यू देते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी से एडवाइस मांगता है, सलाह मांगता है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वह उसे केयरफुली एडवाइस दे, सावधानी पूर्वक सलाह दे। यदि वह नेग्लिजेंटली से एडवाइस देता है यानी असावधानी से सलाह देता है तो उससे होने वाले प्रत्येक इंजरी के लिए वह लायबल होगा। इस प्रकार ये तीन केस टॉर्ट के नेचर को बताते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा एराइज होता है लॉ ऑफ टॉर्ट के संबंध में कि इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्या यह अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी राइज होता है कि इज देयर एनी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी, क्या दायित्व का कोई सामान्य सिद्धांत है। तो देयर इज ए ग्रेट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द क्वेश्चन एज टू वेदर देयर इज द लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इस संबंध में बड़ा मतभेद है कि यह अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि। देयर आर टू कंपेटिंग थियरीज इन दिस रिगार्ड। इस संबंध में दो परस्पर विरोधी या प्रतिद्वंदी सिद्धांत या मत हैं। पहला है इट इज ए टॉर्ट टू कॉज हार्म टू अदर पर्सन्स in the absence of some specific ground of justification और excuse। किसी औचित्य या बहाने की अनुपस्थिति में दूसरे व्यक्तियों को क्षति पहुंचाना एक अपकृत्य है। विनफील्ड इज द चीफ सपोर्टर ऑफ दिस थियरी। इस मत के समर्थक विनफील्ड हैं जिन्होंने इसे लॉ ऑफ टॉर्ट कहा है। Second is there are a definite number of torts and outside these torts no tortious liability arises। अपकृत्यों की एक निश्चित संख्या है तथा इन अपकृत्यों के परे अर्थात इन अपकृत्यों को छोड़कर कोई अपकृत्य दायित्व नहीं होता। सामंड इज द चीफ सपोर्टर ऑफ दिस थियरी। इस मत या सिद्धांत के समर्थक सामंड है जिन्होंने इसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहा है। तो एक एक करके हम देखेंगे इनको। फर्स्ट थियरी के सपोर्टर चूंकि विनफील्ड हैं जबकि सेकेंड थियरी के सपोर्टर सामंड है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट थियरी जिसके सपोर्टर विनफील्ड हैं उसको देखेंगे कि विनफील्ड का व्यू है कि यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को इंजरी पहुंचाई जाती है तो जो व्यक्ति इंजरी पहुंचाता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट टॉर्ट के लिए कोर्ट में इंजर्ड पर्सन द्वारा यानी क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा सूट फाइल किया जा सकता है। ऐसा रॉन्ग का कोई स्पेसिफिक कोई नाम हो सकता है यानी पहले से कोई नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एसाल्ट, बैटरी, फ्रॉड और डिसीट और डिफेमेशन या ऐसा भी हो सकता है
कि ऐसा रॉन्ग कोई स्पेसिफिक, कोई नाम धारण नहीं भी कर सकता है, अर्थात कोई नाम न हो, यानी वह रॉन्ग जो हुआ है पहली बार हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। वहीं सेकेंड थियरी जिसके सपोर्टर सामंड हैं, उनका कहना है कि देयर इज नो लॉ ऑफ टॉर्ट बट देयर इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सामंड का मत है कि अपकृत विधि जैसी कोई विधि नहीं है, बल्कि यह अपकृत्यों की विधि है। According to him, the liability under this branch of law arises only when the wrong is covered by any one or other nominated torts. सामंत का कहना था कि इसके अंतर्गत उत्तरदायित्व तभी उत्पन्न होता है जब दोष या अपकार किसी भी एक या अन्य नामित अपकृत्यों, यानी वे दोष जिनका पहले से नामकरण हो चुका है, के अंतर्गत आता है। सामंत ने कहा कि देयर इज नो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी। सामंत ने कहा कि उत्तरदायित्व का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। अब हम सामंत के पिजन होल थियरी को देखेंगे। सामंत ने इस संबंध में पिजन होल थियरी, कपोत खाने के सिद्धांत का विकास किया है। यानी जिस तरीके से कबूतरों को रखने के खाने बने होते हैं, उस पर इन्होंने अपने थियरी को एक्सप्लेन किया और कहा कि द लाइबिलिटी अंडर दिस ब्रांच ऑफ लॉ arises only when the wrong is covered by any one or other nominate torts. We can presume these nominated torts as pigeonholes with some specific essentials. If the plaintiff can place his wrong in any one of the pigeonhole, each containing a labeled tort, he will succeed. But if there is no pigeonhole in which the plaintiff's case could fit in, the defendant has committed no tort. इसको अब हिंदी में देख सकते हैं कि सामंत का कहना था कि यदि वादी अपने विरुद्ध किए गए दोष या अपकार को किसी भी एक कपोत खाने में फिट करने में समर्थ होता है जिस पर किसी भी अपकृत्य का नामांकन रहता है, तो वह वाद चलाने में सफल हो सकता है। किंतु यदि इस प्रकार का कोई कपोत खाना नहीं है जिसमें वादी का वाद फिट हो सके, तो यह मान लिया जाएगा कि प्रतिवादी ने कोई अपकृत्य नहीं किया है। आगे फिर सामंत का कहना है कि जस्ट एज द क्रिमिनल लॉ कंसिस्ट्स ऑफ ए बॉडी ऑफ रूल्स एस्टैब्लिशिंग स्पेसिफिक ऑफेंस, so the law of torts consists of a body of rules establishing specific injuries. Neither in the one case nor in the other there is any general principle of liability. Whether I am prosecuted for an alleged offense or sued for an alleged tort, it is for my adversary to prove that the case falls within some specific and established rule of liability, and not for me to defend myself by proving that it is within some specific and established rule of justification or excuse. हिंदी में इसको देख सकते हैं कि सामंत का मत है कि जिस प्रकार आपराधिक विधि में विशिष्ट अपराध संबंधी नियमों का समूह है, अपकृत्य विधि भी विशिष्ट क्षतियों संबंधी नियमों से बना है। यानी क्रिमिनल लॉ में जिस तरीके से नियमों का एक रूल्स का एक समूह होता है, उसी का
सामंत का मानना था कि अपकृत विधि में विशिष्ट क्षतियों का एक नियम बना हुआ है। सामंत ने आगे कहा कि इन दोनों में ही दायित्व का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। चाहे हम पर किसी अपराध या अपकृत्य का वाद दायर किया जाए, यह मेरे विरोधी का कार्य है कि वह यह सिद्ध करे, प्रूफ करे कि उसका मामला उत्तरदायित्व के किन्हीं विशेष अथवा स्थापित नियमों के अंतर्गत आता है, और यह मेरा कार्य नहीं है कि मैं यह सिद्ध करते हुए अपनी प्रतिरक्षा करूं, अपना बचाव करूं। इस व्यू को एंशिएंट इंग्लिश केस एलन वर्सेज फ्लड, ALLEN, एलन वर्सेज FLOOD में स्वीकार किया गया था। इन दोनों जूरिस्ट में कंट्रोवर्सी के कारण ही विनफील्ड की बुक का नाम, विनफील्ड ने एक बुक लिखा था, उसका नाम था लॉ ऑफ टॉर्ट, तथा सामंड की बुक का नाम लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। तो सामंड की थियरी क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, इसको सबसे जानने का सबसे आसान तरीका है कि सामंड यानी यस से इसका नाम चालू हो रहा है तो यह टॉर्ट्स कहते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहते हैं। वहीं विनफील्ड इसको लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं। इस प्रकार जैसा कि ऊपर यह क्वेश्चन एराइज हुआ था कि इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो यह विनफील्ड लॉ ऑफ टॉर्ट मानते हैं और वहीं सामंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स मानते हैं। यहां विनफील्ड इंजुरिया साइन डैमनो के समर्थक है, सपोर्टर है, यानी इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। वहीं सामंड डैमनम साइन इंजुरिया के सपोर्टर है, यानी इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बोथ दीज थियरीज आर सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड, इन दोनों सिद्धांतों को अलग अलग मान्यता प्राप्त है कि इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स, दोनों को अपने अपने स्थान पर मान्यता प्राप्त है। विनफील्ड के व्यू को अलग अलग केसेस में करेक्ट माना गया है, सही माना गया है। तो पहला केस हम देख सकते हैं एसबी वर्सेज वाइट, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर्स में भी किया है, यहां भी इसकी चर्चा हम कर सकते हैं। एसबी वर्सेज वाइट के केस में चीफ जस्टिस लॉर्ड होल्ट ने कहा कि इफ द प्लेंटिफ हैज ए राइट, he must of necessity have a means to vindicate and maintain it, and a remedy if he is injured in the exercise or enjoyment of it, and indeed it is a main thing to imagine a right without a remedy, for want of right and want of remedy are reciprocal। अर्थात मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड होल्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यदि वादी का कोई अधिकार है तो उसे लागू करने तथा बनाए रखने के लिए साधन भी होना चाहिए, तथा यदि उसे इसके उपभोग में क्षति पहुंचती है तो उसके लिए कोई उपचार होना चाहिए, तथा यह कल्पना करना निरर्थक है, बेकार होगा कि उपचार के बिना कोई अधिकार हो सकता है, क्योंकि अधिकार की अनुपस्थिति तथा उपचार की अनुपस्थिति पारस्परिक होती है। एक दूसरा केस है चैपमैन, CHAPMAN, चैपमैन वर्सेज पिकरस गिल, 1762 का केस है। इस केस में चीफ जस्टिस प्राट, PRATT, प्राट ने अपना डिसीजन देते हुए कहा कि टॉर्ट आर इन्फिनिटली वेरियस, नॉट लिमिटेड और कन्फाइंड, अर्थात अपकृत्य असीम और अनंत है, न तो वे सीमित हैं और न नियंत्रित।
इसी प्रकार इस व्यू के सपोर्ट में एक और केस का उदाहरण दे सकते हैं आप, यानी इस प्रकार इस थियरी के सपोर्ट में एक अन्य इंपॉर्टेंट केस को आप देख सकते हैं, वह है रॉयलैंड्स वर्सेस फ्लेचर 1868 का केस है यह। इस केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अर्थात कठोर दायित्व का प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था, जो कि पहली बार ले डाउन किया गया था। इसके पहले यह टॉट नहीं था, यह सिद्धांत नहीं था। इस थियरी के संबंध में जब हम इंडियन पोजीशन को देखते हैं तो इंडिया में भी इसके सपोर्ट में कई केस दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी इंडियन जुडिशरी हैज आल्सो शोन ए फेवर टू विनफील्ड्स थियरी, यानी एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस 1987 का है, सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में जस्टिस भगवती ने प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत ले डाउन किया था और कहा कि मनुष्य का दिमाग इतना फर्टाइल यानी उर्वरा होता है, तेज होता है कि वह कितने प्रकार से टॉर्ट कर सकता है यह पहले से फिक्स नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के राइट में अनएथराइज्ड रूप से इंटरफियर करता है, हस्तक्षेप करता है, तो वह इसके लिए लायबल ठहराया जाएगा, उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अब हम सामंत के सपोर्टर्स को देखेंगे कि सामंत के जो व्यू है, विचार है, उसके समर्थक कौन कौन लोग हैं। ह्यूस्टन फेवर्ड सामंट्स थियरी, ह्यूस्टन ने सामंत के सिद्धांत को समर्थन प्रदान किया। अकॉर्डिंग टू ह्यूस्टन, Salmond never committed himself to the proposition certainly untenable now, and probably always show that the law of torts is a closed and inexpansible system। अर्थात ह्यूस्टन का कहना था कि सामंत ने कभी भी इस प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया था कि अपकृत्यों की विधि पूर्ण हो चुकी है और उसमें अब कोई विस्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब इस प्रस्तावना को न तो समर्थन दिया जा सकता है और न तो इस संबंध में कोई संभावना व्यक्त की जा सकती है। इसी प्रकार डॉक्टर जेंक्स, जो सामंत के थियरी को फेवर करते हैं, और उनका व्यू है कि सामंट्स थियरी डज नॉट इंप्लाई दैट द कोर्ट्स आर इनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यू टॉर्ट। अकॉर्डिंग टू हिम, द कोर्ट कैन क्रिएट न्यू टॉर्ट्स, बट सच टॉर्ट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस दे आर सब्सटेंशियली सिमिलर टू दोज व्हिच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अर्थात डॉक्टर जेंक्स का मत था कि सामंत द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इस मत को स्वीकार नहीं करता कि न्यायालय नए अपकृत्यों का निर्माण करने में असफल है, किंतु इस संबंध में उनका विचार यह है कि न्यायालय नए अपकृत्यों का निर्माण कर सकते हैं, किंतु ऐसे अपकृत्य का तब तक निर्माण नहीं किया जा सकता जब तक कि वे सारतः उन अपकृत्यों की श्रेणी में नहीं आते जो पहले से विद्यमान है। लेकिन यहां डॉक्टर जेंक्स का जो व्यू है वह विभिन्न प्रकार के नए टॉर्ट्स के संबंध में, यानी जो नए नए टॉर्ट्स एराइज हुए उसके संबंध में करेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि डिसीट यानी छल, नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा, स्लैंडर यानी अपमानजनक शब्द, एंड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विच हैव कम इनटू
existence are not similar to any of those thoughts which are already in existence। अर्थात छल, उपेक्षा, अपमानजनक शब्द और कठोर दायित्व का सिद्धांत जैसे अनेकों अपकृत्य जो अस्तित्व में आए बाद में, उन अपकृत्यों के समान नहीं है जो पहले से ही अस्तित्व में है। यानी इसका डेवलपमेंट हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आज के डेट में भी हो रहा है। इस प्रकार कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि बोथ थियरीज आर करेक्ट फ्रॉम ए नैरो एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। द सेकेंड थियरी यानी जो सामंत की थियरी है इज करेक्ट, बट फ्रॉम ए ब्रॉडर आउटलुक द फर्स्ट थियरी यानी विनफील्ड थियरी इज करेक्ट। It is thus a question of approach and looking at the things from a certain angle. Each theory is correct from its own point of view। यानी हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि कुछ कंडीशन में सामंत की थियरी भी करेक्ट है और कुछ कंडीशन में विनफील्ड की थियरी भी करेक्ट है। मॉडर्न एज में एब्सोल्युटली कोई थियरी सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सामंत की थियरी फ्रॉम ए नैरो एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी एक संकीर्ण तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से करेक्ट है, जबकि विनफील्ड की थियरी फ्रॉम ए ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू यानी विस्तृत दृष्टिकोण से करेक्ट है। इस प्रकार दोनों व्यू का मिक्सचर यानी मिश्रण ही टॉर्ट के लायबिलिटी के सभी केसेस को स्पष्ट कर सकता है। थैंक यू।